बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से जो हमारी सीरीज़ चली हुई है आपदा प्रबंधन पर तो उसी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो होगी तो आज की वीडियो का कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, पढ़ेंगे कि भूकंप क्या होते हैं, ठीक है, भूकंप कैसे आते हैं, भारत में भूकंप की क्या प्रक्रिया, क्या क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है, भूकंप के कारण पढ़ेंगे, ठीक है, भूकंप मापने की स्केल पढ़ेंगे, भूकंप का वितरण, पेटी, भूकंप का प्रभाव और भारत में भूकंप के क्या क्या जोन है उसको हम मैप की सहायता से जानेंगे, ठीक है। और साथ के साथ ही आपदा प्रबंधन के ऊपर जो हमारी सीरीज़ चली हुई है, ठीक है, उस सीरीज़ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे आपदा प्रबंधन के, और तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम भूकंप की अध्ययन करेंगे। तो हम बिना टाइम का वेस्ट किए, ये था ओवरव्यू आज की क्लास में क्या होगा। तो आपका बिना टाइम स्टार्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले इसकी 3 वीडियो आ चुकी है दोस्तों। तो वो तीनों की तीनों जो वीडियो है आप हमारे चैनल पर जाकर, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप आपदा प्रबंधन की वो बाकी वीडियो या वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, ज़रूर देखें। साथ में आप पर्यावरण से संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं, और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट भी वहाँ हैं जो आपके काम की है, आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डाइजेस्टर। डाइजेस्टर का मतलब है कि आपदा क्या है, ठीक है, आपदा। ये कहता है ए नेचुरल मैंने प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल मैंने प्राकृतिक, और ह्यूमन इंड्यूस्ड इवेंट या मानव निर्मित कोई क्षण है, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस्ड का मतलब होता है मानव निर्मित, मानव द्वारा पैदा किया गया कोई इवेंट है। इवेंट समझते ही होंगे, ठीक है। सेकंड, इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव ह्यूमन डिस्ट्रक्शंस, जो बहुत ज़्यादा जो हम यूज़ कर रहे हैं ह्यूमंस, एक्सेसिव जो डिस्ट्रक्शंस यानी जो कंस्ट्रक्शन की बजाय हम क्या जो डिस्ट्रक्शन है, पेड़ पौधों का जो विनाश कर रहे हैं, वो उस वजह से आपदा आती है। इट कॉज लॉस ऑफ लाइवलीहुड, यानी इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती है, और ये जीवन के लिए, रहने के लिए मुश्किल पैदा करता है, हानि पैदा करता है। और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल द अबव। तो वे बिल्कुल जो तीनों के तीनों जो कारण दिए गए हैं वो सही हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड इवेंट भी है, ठीक है, यानी प्राकृतिक या मानव निर्मित पैदा इवेंट भी हो सकता है डाइजेस्टर। इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव ह्यूमन डिस्ट्रक्शंस, बिल्कुल ये भी हो सकता है क्योंकि उसकी वजह से फिर आपदाएं आती हैं। इट कॉज लॉस ऑफ लाइवलीहुड, बिल्कुल जो जीवन है, सहजीवन है, उसका लॉस हो सकता है, इसमें बिल्कुल हो सकता है। तो तीनों पॉइंट सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्या कहता है कि व्हेन डिड हैरिकेन SIDR हिट बांग्लादेश। कहता है कि बांग्लादेश में हैरिकेन SDR यानी जो तूफ़ान है, ये किसका नाम है, तूफ़ान का नाम है। ये तूफ़ान बांग्लादेश में कब हिट किया, 2007 में, 6 में, 8 में, 9 में। तो भाई बांग्लादेश के अंदर जो ये तूफ़ान आया था, ये आया था 2007 के अंदर, ठीक है। और यदि डेट पूछे तो आपसे 15 नवंबर को, ठीक है ना, 15 नवंबर 2007 को ये बांग्लादेश से हिट किया था, और जिसमें लगभग आपके 70,000 लोग इसमें मारे गए थे, या लाखों लोग इसमें प्रभावित हुए थे, इसमें प्रभावित हुए थे, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये बात अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल फास्टली हम चलेंगे आज, ठीक है, और आपका कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे कि हाउ इज़ फ्लड वार्निंग गिवन। कहता है कि फ्लड क्या होता है भाई, बाढ़, ठीक है ना, बाढ़। ये कहता है कि बाढ़ की चेतावनी, वार्निंग क्या होती है, चेतावनी, ठीक है, कैसे दी जाती है। बाढ़ की जो चेतावनी है कैसे दी जाती है, रेडियो से दी जाती है, गवर्नमेंट चैनलों से दी जाती है, या प्रेस यानी अखबारों में या प्रेस में रिलीज करके दी जाती है, या ऑल दी अबो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑल दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है कि 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट है ए अर्थक्वेक इज ए कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर। कहता है कि एक अर्थक्वेक है वो आपका कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर है। एन अर्थ कैन बी प्रिडिक्टेड, यानी ये कहता है एक भूकंप को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। एन अर्थक्वेक लास्ट 25 मिनट, ये 25 मिनट में ख़त्म हो जाता है। एन अर्थक्वेक अकर ओवरनाइट, ये कहता है कि भाई जो भूकंप है वो रात में आता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, एन अर्थक्वेक इज ए कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर, ठीक है ना, एक प्रकार की जो कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर के अंदर इसको हम लेते हैं। तो भूकंप के बारे में याद रखना ये कैसी है कि कैटास्ट्रोफ, और आज भूकंप के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, सीधा यहीं से क्या करते हैं, भूकंप को हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसा कि हमने वीडियो में आपको दिखाया था। तो हम चलते हैं भाई भूकंप वाले सेक्शन की तरफ कि भाई भूकंप क्या है। तो इस क्लास के अंदर जो आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इस क्लास के अंदर जो स्टडी होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है आपकी भूकंप के ऊपर, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भूकंप है वो क्या होते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, भूकंप के कारण, प्रकार, भूकंप मापने की स्केल, भूकंप का वितरण और मुख्य पेटी, भूकंप का प्रभाव, और भारत में भूकंप के जोन। तो भी अपनी जो पेटी है आप भी अपनी सीट के साथ कस के बांध लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन जो कंसेप्ट है आपदा प्रबंधन का, उसको आज हम क्लियर करने की इस क्लास में कोशिश करेंगे। जो भूकंप है दोस्तों, भूकंप का जो आता है उससे क्या होती है आपको पता है, कंपन होता है, ठीक है। कंपन होने की वजह से क्या होता है आपका भूकंप आता है, और उसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो पृथ्वी के अंदर जो उष्मा का क्या है अचानक मुक्त होने से, यानी पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी या उष्मा कह सकते हो आप, एकदम बहुत ज़्यादा संख्या में विस्फोट होता है अंदर, उसी की वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भूकंप की तरंगे सर्वप्रथम पहुँचती है उसको बोलते हैं हम अधिसेंटर। क्या बोलते हैं, अधिसेंटर। लिख लीजिएगा भाई इसको, अधि हिंदी में अधिकेंद्र, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपका एपिसेंटर क्या होता है, ठीक है। मान लिया ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, और यहाँ से क्या हुआ भाई, भूकंप आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जहाँ से भूकंप स्टार्ट हो रहा है ये तो इसको तो हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, और जहाँ से इसकी जो वेव्स है ऐसे निकल के अर्थ के चारों तरफ जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से कंपन होगी अर्थ में। तो जहाँ जहाँ से स्टार्ट होती हैं, सर्वप्रथम स्टार्ट होती हैं जो ये वेव्स, ठीक है, उनको बोलते हैं अधिकेंद्र। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अधिकेंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल लेंगे, अधिकेंद्र। और जो फोकस पॉइंट क्या होगा, जहाँ से बाहर निकलेगा फूट के, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फोकस, ठीक है। सारी बात क्लियर होगी, ठीक है। किधर थोड़ा सा मैं इसको पढ़ा देता हूँ जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि धरती के विभिन्न कारणों से उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर जो कंपन होती है
उसके अनेक कारण होते हैं, उन कारणों को पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से जो कंपन होता है उसको भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का अचानक मुक्त होने के कारण ही क्या है, भूकंप आते हैं। सतह का वह बिंदु जहाँ से भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुँचती है उसे हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। जबकि भूकंप के जो उद्गम केंद्र होता है, यानी जहाँ से उद्गम होता है, उसको फोकस पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। और भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है और भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। अवकेंद्र के ठीक ऊपर अधिकेंद्र होता है। ठीक है। जो अपकेंद्र होता है उसके ठीक ऊपर अधिकेंद्र होता है। जैसे मैंने बताया ना कि ये आपका फोकस है और फोकस के ठीक ऊपर यहाँ पर क्या है, आपका एपिसेंटर है या अधिकेंद्र है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। हिंदी के अंदर जो हिंदी वाले हैं वो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कारण। जो इसके कारण होते हैं ना भाई, वो हमारी जो पृथ्वी है नीचे प्लेटों में पाई जाती है। ठीक है। तो उन्हीं की वजह से जो आते हैं, आपस में सरकने की वजह से ही क्या है, हमारे उसके अंदर भूकंप आते हैं। ठीक है। तो उसके जो अलग अलग कारण हैं उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला है प्लेट विवर्तनिक गतिविधि, जिसको प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। तो ये कहता है कि पृथ्वी में स्थित विभिन्न प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। अभिसारी प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के तथा अपसारी प्लेट किनारों पर मध्यम तीव्रता के भूकंप तथा संरक्षित प्लेट किनारों पर निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। तो 3 प्रकार की ये प्लेट होती हैं। ठीक है। एक आपकी अभिसारी प्लेट होती है। ठीक है। एक आपकी जो होती है अपसारी प्लेट होती है, अपसारी प्लेट होती है। और तीसरी जो होती है वो आपकी संरक्षित प्लेट होती है, संरक्षित प्लेट। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा भूकंप जो आते हैं ना, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा भूकंप इस प्लेट में आते हैं। उसके बाद इसमें मध्यम और इसमें सबसे कम आते हैं। तो आपको याद रखना है तीनों प्लेटों के बारे में, अभिसारी प्लेट के बारे में, अपसारी प्लेट के बारे में और संरक्षित प्लेट में। ठीक है। और जो पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आते हैं, ज़्यादातर का कारण क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक ही ज़्यादातर भूकंप का कारण होता है, ज़्यादातर भूकंप का कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा, आपका भूकंप का जो कंसेप्ट है वो क्लियर यहाँ से हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कारण होता है ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है। जब ज्वालामुखी आती है तो उसमें क्या होता है, एकदम से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है और जिससे उसके आसपास की जो भूमि में क्या है, कंपन आ जाती है, जो आपका अर्थक्वेक या भूकंप का एक और कारण हो सकती है। ठीक है। इस तरीके के जो भूकंप है, या ये नोट कर लेना भाई, ये डबल स्टार लगा लो, इस तरीके के जो भूकंप है जापान सहित हवाई द्वीप, ये हवाई द्वीप पड़ता है प्रशांत महासागर में, जिसे रिंग ऑफ फायर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप आती है भाई इसके अंदर, और ये कहाँ पर है, हवाई द्वीप में है, प्रशांत महासागर में है। ट्रिपल क्वेश्चन लगा लो भाई, ट्रिपल स्टार, बहुत बार पूछा गया है ये एसएससी के अंदर। ठीक है। सीजीएल, एसएससी सीजीएल में, ठीक है, रेलवे में, ठीक है, रेलवे में, और भी बाकी सारे जो स्टेट एग्जाम्स हैं, आईएएस आईपीएस, वहाँ तक ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भूकंप का मापन। किस तरीके से हम भूकंप का मापन करते हैं? तो भूकंप को मापने के लिए 2 स्केल हैं। ठीक है ना, भूकंप को मापने के लिए 2 स्केल है। एक तो हमारी रिक्टर स्केल है और एक हमारी मर्केली स्केल है। 2 तरीके से हम पढ़ेंगे।
2 का आज की हम इसमें अध्ययन करेंगे कि हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिक्टर स्केल क्या होती है। ठीक है ना, रिक्टर स्केल पढ़ते हैं पहले। रिक्टर स्केल का परिणाम मापने की एक स्केल है जिसके अंदर हम भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को देखा जाता है। और जो रिक्टर स्केल होती है ना, रिक्टर स्केल में जो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं भाई। ठीक है, कहाँ तक के अंक होते हैं? 0 से 9 तक के अंक होते हैं। ठीक है, और रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 1 इकाई बढ़ने पर उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। ये नोट कर लेना भाई, 1 इकाई। जैसे 6 हैं, बोलते हैं कि 6.4 का आया, एक बोले कि भाई 7.4 का आया, 1 का अंतर आया ना भाई इसमें, 1 डिग्री का। ठीक है ना, तो 1 इकाई या 1 यूनिट के बढ़ने पर वहाँ की ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कि कितना फ़र्क होता है 1 डिग्री में भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है रिक्टर स्केल में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पॉइंट। दूसरी है हमारी स्केल मर्केली स्केल। ठीक है, और जो भारत में है ना, मर्केली स्केल हर एक जगह वैसे तो यूज़ की जाती है, दोनों की दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि भाई कितना विनाश हुआ, कितने, इसके आधार पर भूकंप को तय किया जाता है। और इसमें 1 से 12 तक की, ठीक है ना, 1 से 12 तक यूनिट, 1 से 12 तक की गिनती होती है। और कौन सी होती है भाई? रोमन। ठीक है ना, रोमन होती है। ठीक है, रोमन आंकड़े इसमें होते हैं। रोमन कैसे होते हैं? जैसे 1 को कैसे लिखते हैं हम? 1, 2 को कैसे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है ना, इस प्रकार की होती है भाई ये रोमन भाषा में। ऐसे ऐसे एक पूरी की पूरी स्केल होती है जिसके ऊपर 1 से लेकर 12 तक की रोमन स्केल बनी हुई होती है। ठीक है, ये गुणात्मक स्केल होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे भूकंप के प्रभाव, कि भाई भूकंप के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं वो देख लीजिएगा। तो भूकंप के प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो हम क्या है, दोनों का ही अध्ययन करेंगे, सकारात्मक कैसे और नकारात्मक कैसे। एक बार दोनों पर रीडिंग ले लेते हैं, हालांकि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसके ऊपर थोड़ा रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग में सकारात्मक में क्या कहता है? ये सकारात्मक में बोलता है कि भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। कि भाई जब हम भूकंप विज्ञान को पढ़ते हैं तो अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, कई बार भूकंप के कारण जलमग्न क्षेत्र ऊपर उठ जाता है और द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इसके विपरीत कई बार भूकंप में तटवर्ती क्षेत्र धंस जाते हैं जिससे गहरे बंदरगाह प्राप्त होते हैं। तो ये तो कुछ सकारात्मक है। अब नकारात्मक देखते हैं। नकारात्मक भी सीधा पता ही है आपको, भूकंप से लाखों की जान मान की हानि होती है। नवीनतम उदाहरण 2023 में आया हुआ, तुर्की में आया हुआ भूकंप आप देख सकते हो, कितना विनाश किया है वहाँ पर। आप इसको नेट पर पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भूकंप के अन्य आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है, जैसे ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि। और बांध है वो टूट जाते हैं जिससे बाढ़ की समस्या आ जाती है, बिजली की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, भूकंप के कारण कई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं जिससे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके जो सकारात्मक और जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमने देखे भूकंप के। नेक्स्ट चलते हैं, भूकंप का विवरण। भूकंप का विवरण प्लेट विवर्तनी के आधार पर दर्शाया जाता है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेस पर इसको दिखाया जाता है। विश्व में मुख्य रूप से भूकंप निम्नलिखित भूकंप पेटी यानी बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक पर है नकारात्मक प्रभाव होता है। तो इसमें जो मुख्य पेटियां हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली है हमारी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यानी जो प्रशांत महासागर में ये पेटी पाई जाती है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। लगभग ये बोल सकते हो कि 75% जो भूकंप है आपके वो इसी पेटी के अंदर आपको देखने को
मिलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं अब इसके बारे में। वैसे मैंने आपको बता दिया है, यही बात इसमें लिखी हुई है और इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला कि यह भूकंप की प्रमुख पेटी है। इंपॉर्टेंट है भाई, परिप्रसाद सबसे प्रमुख है। इसमें 2/3 भूकंप इसी में आते हैं भाई, नोट कर लो 2/3, ठीक है ना, 2/3। आप 2/3 का परसेंटेज निकाल के देख लो। ठीक है, यह पेटी अभिसारी प्लेट के किनारों पर स्थित है और मैंने बताया था ना भाई, सबसे ज़्यादा कौन सी प्लेट है वो खतरनाक होते हैं भूकंप, अभिसारी के, अपसारी के उसके बाद और संरक्षित के उसके बाद। ठीक है, और यहाँ पर उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं क्योंकि किस प्लेट की वजह से, अभिसारी प्लेट की। पहले ऊपर पढ़ा के आया हूँ भाई, एक एक पॉइंट बता के आया हूँ। ठीक है, इस क्षेत्र में विवर्तनिक ज्वालामुखी और समस्थानिक भूकंप आते हैं। इस पेटी क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जापान, फिलीपींस आदि शामिल है। और प्रशांत महासागर के चारों ओर अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हवाई कहाँ पर पड़ता है, ये आपका हवाई द्वीप पर। ठीक है, पहले भी पढ़ाया है मैंने इसको। उसके बाद है आपकी मध्य महासागरीय पेटी। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, सॉरी भाई माफ़ी चाहता हूँ गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए। सेकंड हमारी पेटी है मध्य महासागरीय पेटी। लगभग जो विश्व के 21% जो भूकंप है भाई इसमें आते हैं। और ये पेटी भी जो अभिसारी जो प्लेट है ना उसी के किनारों पर, उससे जो बिल्कुल, एक तो अभिसारी प्लेट जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई है तो इसकी जो ये नीचे वाले जो प्लेट है ना, इसके नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर स्थित है। यहाँ भी उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। ठीक है, और इसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका आपके शामिल है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत भी इसी के अंदर है। भारत इसी के अंदर है भाई, भारत इसी पेटी के अंदर भारत आता है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट आपका मध्य महासागरीय पेटी। ठीक है, मध्य महासागरीय पेटी, और इसमें निम्न, इसमें ये सबसे, ये कह सकते हो कि इसमें सबसे कम तीव्रता के, ठीक है ना, सबसे कम तीव्रता इसमें होती है भूकंप की। ठीक है, और ये मध्य अटलांटिक क्षेत्र में आपके आते हैं। ठीक है, तो ये थी पेटियाँ। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर भूकंप। ठीक है, भारत के अंदर जो भूकंप है तो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, लेकिन अब थोड़ा उसी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यदि मैं भारत की बात करता हूँ, यदि मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत है जो आपका वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अंदर आता है। ठीक है, और इन्हीं प्लेटों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, हम जानते हैं। ठीक है, हिमालय का निर्माण भी इन्हीं प्लेटों से मिलकर हुआ है। ठीक है, और अभी भी जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है 1 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये भारत में भूकंप के, ये कह सकते हो कि प्रमुख कारण है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पुराना और प्रौढ़ भूभाग है जिसे स्थिर माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कृष्णा भीमा नदी क्षेत्र में भ्रंश के कारण भूकंप की घटनाएं हुई हैं। आमतौर पर ये शांत है, भारत का एरिया इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ पीछे हमने देखा है कि भारत में भी कई जगह भूकंप आए हैं। ठीक है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में खिसकने की वजह से ऐसा होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, और भारत में जो स्केल है जिसके द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है उसको बोलते हैं हम MSK मतलब मेदवेदेव, M से मेदवेदेव, S से स्पूनर और K से कार्निक। ठीक है, MSK स्केल का यूज किया जाता है भारत के अंदर। ठीक है,
और 1964 के अंदर इसको लाया गया था, 1964 के इसको अंदर लाया गया था। इसलिए इसको कभी कभी आपका MSK64 भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी भी हम बात करते हैं तो इसमें भी मर्केली स्केल की तरह 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, आपको देख लिया मैंने 1 से 12 कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, आपकी रोमन में स्केल होती है। ठीक है, दर्शाए जाते हैं जिससे हम तीव्रता की बात करते हैं। तो भारत में वैसे 5 जोन पाए जाते हैं, लेकिन भारत की भूकंप की तीव्रता के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है। ठीक है, और भारत मानक ब्यूरो ने, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ से नोट कर लीजिए कि भारत मानक ब्यूरो ने जोन 1 को जोन 2 में मिला दिया है। अतः अब भारत में केवल 4 भूकंप क्षेत्र है। कितने भूकंप क्षेत्र है भारत में? 4। याद रखना है भारत में कितने भूकंप क्षेत्र है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम जोन जैसे 5 लिखा हुआ है ना, आपने देख लिया तो आपके दिमाग में ये छपी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भारतीय जो मानक ब्यूरो है उसने पहले ही क्या कर रखा है कि आपके जोन 1 और 2 को उन्होंने मिला रखा है। तो इसलिए हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं जोन 5, भारत के अंदर जोन 5, यानी ये कह सकते हो अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। ठीक है, और ये कुल भारत में कितना है? 11% क्षेत्रफल में ये पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो आता है ये कह सकते हो भूकंप, वो MSK9 प्लस ही आता है भाई। ठीक है ना, MSK9 प्लस ही आता है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितना खतरनाक क्षेत्र है जोन 5। ठीक है, और इस भूकंप में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है क्योंकि इसमें यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में मिलती हैं। जब खिसक के वो मिलेंगी तो पृथ्वी में क्या होगी, ऐसे पृथ्वी के नीचे की जो प्लेट हैं आपस में खिसकेंगी तो क्या होगा, उनके अंदर कंपन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस क्षेत्र में क्या क्या कौन कौन से आते हैं भारत के? अंडमान निकोबार आता है भाई, उत्तरी पूर्वी राज्य आते हैं, उत्तरी बिहार आता है, उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख और गुजरात का कच्छ प्रायद्वीप शामिल है। कुछ तो प्रायद्वीप एरिया है और कुछ क्या है, आपका पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो जोन 5 के अंदर, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई जो डेंजरफुल जो आते हैं ना, बहुत ज़्यादा डेंजर वाले भूकंप, वो इसी पेटी में आते हैं भारत के जोन 5 में। ठीक है, अंडमान निकोबार इसमें आते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मैं आपको मैप से भी दिखाऊंगा पूरे के पूरे। ठीक है ना, उत्तरी बिहार इसके अंदर आता है, पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात का कच्छ प्रायद्वीप इसके अंदर आता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई ये। ठीक है ना, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका जोन 4। जोन 4 में कितने हैं हम बात करते हैं? 18% भूकंप आता है जोन 4 के अंदर। और इसमें किस स्केल के आते हैं? MSK8। ठीक है ना, MSK8 स्केल के आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि ये जोन 5 के निकट है, इस वजह से इसमें उस तीव्रता के भूकंप आते हैं। और इस क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे हमारे राज्य इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट है हमारा जोन 3। जोन 3 में 30% क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र है, यानी इसमें कम होता है, जो पहले जोन 5 और 4 पड़ा उससे कम होता है। और इसमें MSK7 स्केल के भूकंप आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में उत्तरी मैदान प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत के सभी राज्य इसके अंदर शामिल हैं। जोन 2 निम्न क्षति, यानी जो सबसे कम है भाई, वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है ना, कोई ज़्यादा, सिर्फ क्या है, घर के बर्तन इसमें खड़कते हैं जो स्लैब पर रखे हुए होते हैं। ठीक है, अब कुछ को तो समझ में नहीं आएगी कि स्लैब क्या होता है, तो बताएंगे आपको। MSK6 स्केल के आते हैं भाई इसमें, और ये भारत का बहुत बड़ा भाग इस जोन के अंदर आता है। और जोन 1 को भी इसी में भारत मानक ब्यूरो में इसमें शामिल कर दिया है। और इसमें उत्तर पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय भारत का अधिकतम हिस्सा इसके अंदर आता है।
तो अभी जितने के जितने जोन पड़े हैं, ठीक है, अब इनको हम क्या है एक बार मैप से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जोन 5। जोन 5 आप मेरे साथ देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पेन का कलर बदल लेता हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का कुछ हिस्सा, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर के साथ जो लगता लद्दाख का है वो, ठीक है, और ये उत्तराखंड, ठीक है, और इस तरफ ये गुजरात का कच्छ वाला एरिया, ठीक है ना, ये कच्छ वाला एरिया जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो ये आपका इस हमारा जो अरब सागर से लगता हुआ है वो। तो ये हमारे ये जोन 5 है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, और इसमें MSK 9 स्केल के, ठीक है ना, MSK 9 स्केल के जो इसमें आपके भूकंप आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जोन 4। जोन 4 की यदि मैं बात करता हूँ तो जोन 4 के अंदर कौन कौन से आते हैं भाई, ये हमारा लद्दाख का एरिया है, जम्मू कश्मीर का जो ये एरिया बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये वाला एरिया, पंजाब का ये वाला एरिया, ठीक है, और ये उत्तराखंड का ये वाला एरिया, दिल्ली का ये वाला एरिया, ठीक है ना, और ये बिहार वाला एरिया, ठीक है, और साथ में कुछ एरिया ये हमारा महाराष्ट्र का ये वाला एरिया। ये सब के सब किस में आते हैं, हमारे जोन 4 में आते हैं। यदि मैं जोन 3 की बात करता हूँ, जोन 3 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मॉडरेट लेवल के आते हैं, जोन 5 में हाईएस्ट के आते हैं, जोन 4 में हाई लेवल के आते हैं, और जोन 3 जिसकी हम बात करेंगे इसमें मॉडरेट लेवल के जो भूकंप है, मॉडरेट यानी मध्यम किस्म के जो भूकंप है वो आते हैं। तो ये देखिए भाई, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जहाँ मैंने आपको पेन से मैं दर्शा रहा हूँ, ये केरला है, ये आपका कर्नाटका का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, गोवा है ये, ठीक है, और महाराष्ट्र का ये वाला हिस्सा है, गुजरात का बचा हुआ ये हिस्सा है, ठीक है ना, और ये कुछ राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है, साथ में ये चंडीगढ़ वाला एरिया है आपका, हरियाणा का जो ये एरिया है, दिल्ली का ये एरिया है, कुछ एरिया ये दिल्ली का है, ठीक है ना, और ये उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, दक्षिणी वाला, ठीक है। ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, जोन 3 के अंदर आते हैं, जिसमें मॉडरेट लेवल के आपके तूफान भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जोन 2, जिसमें बहुत ही कम एक्टिव आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वे कौन से होते हैं। मैं आपको ये ऐसे करता हुआ चलूँगा, आप देखते चलिए। ये राजस्थान का एरिया, ये मध्य प्रदेश का एरिया, ठीक है, ये आपका झारखंड वाला एरिया, ये उड़ीसा का एरिया, ठीक है, ये वाला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का एरिया, ये तेलंगाना, कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश का एरिया, और ये तमिलनाडु का एरिया। न्यून बहुत ही कम इसके अंदर भूकंप आते हैं, तो इसको हम जोन 2 बोलते हैं। तो इस तरीके से भारत के अंदर 4 जोन हैं, ठीक है ना। 4 जोन कौन से हैं, 1, ये 1 1 1 1, ठीक है, और 2 कौन सा है, 2 2 आपका 2, ठीक है, और आपका जोन 3 कौन सा है, ये जोन 3 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 है, ये जोन आपका कौन सा है, 3 है, ये भी जोन 3 है, ये भी जोन 3 है, और जोन 4 जो ये बच गया है, ये जोन 4 इस प्रकार का जो ये कलर है, ये जोन 4 को दर्शाने के लिए यूज़ किया गया है। आप आराम से समझ सकते हो चारों के चारों जोन को। इसमें सबसे कम लेवल के जो भूकंप है वो इसी में आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं हमारे भूकंप तक, तो हमने भूकंप को बहुत ही डिटेल से आपका अध्ययन किया है। मैं जो आपको समझाया है मैं आपको IAS यानी जो UPSC तक की, UPSC या UPPSC या आपका रेस, ठीक है, या HCS तक की मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपका भूकंप का जो क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। इस श्योरिटी के साथ, इस गारंटी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। लेकिन विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।